हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे यूजेस के बारे में पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि ब्रेड, केक या फिर अल्कोहल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि मेडिसिन्स को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूज़ होते हैं जैसे कि हम उनसे मेडिसिन्स बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि दवाइयाँ बनाने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प करते हैं। सो वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस सच एज ऑफ पेनिसिलिन। तो देखो, जब भी आप बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको बहुत सारी एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है या फिर कैप्सूल्स देता है या फिर आपको इंजेक्शन लगाता है। तो उसको कंज्यूम करने के बाद, टैबलेट्स लेने के बाद आप देखते हो कुछ टाइम बाद आप ठीक हो जाते हो, आपको बीमारी नहीं रहती, तो आप ठीक होने लगते हो। तो ऐसा क्या है इन एंटीबायोटिक्स के अंदर जिसकी वजह से आप ठीक हो जाते हो। इन टैबलेट्स के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये बीमारी कोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर भगा देते हैं। तो अगर हम बात करें सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो जो एंटीबायोटिक्स होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही बनी होती हैं। जो भी हम कंज्यूम करते हैं, आपने बहुत सारे टैबलेट्स के नाम सुने होंगे जैसे कि पेनिसिलिन। तो ये सारी जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनी होती हैं। तो इनका मेजर सोर्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो ये मेडिसिन्स होती हैं, जो ये दवाइयाँ होती हैं, इनका काम क्या होता है, ये जो है आपके जो शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटर कर चुके हैं, या तो उनको किल करने में हेल्प करती है या फिर ताकि वे आगे फर्दर ग्रोथ ना करे, उस ग्रोथ को वे स्टॉप कर देती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। और जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है, उनका असर ख़त्म होने लगता है और आप ठीक होने लगते हो। तो ये काम होता है एंटीबायोटिक्स या फिर मेडिसिन्स का। क्या काम होता है, वे आपके अंदर जो भी डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले गए हैं, एंटर कर चुके हैं, उनको किल करने में या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। और इन्हीं मेडिसिन्स को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि आपके शरीर में जो कि डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुस चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, उनको किल करने में हेल्प करती हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एंटीबायोटिक्स को बनाने में। सो दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, फंगी। सो आजकल, आज के टाइम पे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इन एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं। सो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है कि बैक्टीरिया और फंगी जो है, ये हमने पढ़े थे, दो टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमने मेजर 4 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की थी। कौन कौन से टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने बात की थी, तो हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी और प्रोटोजोआ। तो जो बैक्टीरिया और जो फंगी है, उनकी हेल्प से हम इन एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इराइथ्रोमाइसिन, तो ये 3 जो है आपके एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये जो है बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से बनाए जाते हैं। सो आपको इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, कौन कौन से हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन है एक टेट्रासाइक्लिन है और इराइथ्रोमाइसिन है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकता है कि ये जो 3 एंटीबायोटिक्स है, ये कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा बनाई जाती हैं। तो बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से इनको बनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें पता कैसे चला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे भी हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, उनसे भी हम दवाइयाँ बना सकते हैं। तो ये बात शुरू हुई थी 1929 में। 1929 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो जो है एक डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया के कल्चर के ऊपर काम कर रहा था। डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया मतलब जो भी बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं और वो आपको बीमारी कोज कर देते हैं। जैसे कि हमने इनके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया है बहुत सारी बीमारियां कोज करता है। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे 1929 के अंदर, वे कल्चर के ऊपर स्टडी कर रहे थे। वो कल्चर किस चीज़ का था, वो था कुछ डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया का।
उन्होंने एक प्लेट के अंदर बहुत सारे डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरियाज ले गए थे, हार्मफुल बैक्टीरिया लिए थे। और कुछ टाइम बाद उन्हें क्या मिला, तो जैसे कि ये है मान लिया आपकी कल्चर, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे डिजीज़ कोजिंग हार्मफुल बैक्टीरिया हैं। तो अचानक उनको क्या दिखा, उनकी किसी एक प्लेट के अंदर एक ग्रीन माउल्ड उग गया था, ग्रीन माउल्ड की फॉर्मेशन हो गई थी किसी एक कल्चर प्लेट के अंदर। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ टाइम बाद जिस प्लेट के अंदर ये माउल्ड उगा हुआ था, मतलब फंगस उगा हुआ था, उसके जो बैक्टीरिया थे वो मरना शुरू हो गए थे, या फिर उनकी जो ग्रोथ थी वो प्रिवेंट हो गई थी। तो कैसे, ये फंगस आकर था क्या, तो ये जो फंगस था ये पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन जो फंगस था, इसकी हेल्प से जो डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया थे इनकी ग्रोथ प्रिवेंट हो गई थी। तो पेनिसिलिन हमने तब फाउंड किया कि जो पेनिसिलिन है वो एक माउल्ड है, मतलब एक फंगस है। और अगर हम किसी भी एक कल्चर प्लेट के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया हैं, अगर हम उसके अंदर ये एक माउल्ड को उगा देंगे, अगर ये माउल्ड उसके अंदर फॉर्म हो जाएगा, तो उसके अंदर जितने भी जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ प्रिवेंट हो जाएगी या फिर वे मर जाएंगे। तो हमने इससे क्या प्राप्त किया कि जो फंगस है उससे भी हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। तो पेनिसिलिन से जिस एंटीबायोटिक को हमने फॉर्म किया वो था पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम से हमने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की, जिसे आज के टाइम पे हम पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। इस माउल्ट का नाम पेनिसिलिन भी हो सकता है, पेनिसिलियम भी हो सकता है। तो हमने इस पे प्राप्त किया कि एंटीबायोटिक्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की, किसने सबसे पहले पता लगाया कि एंटीबायोटिक्स किस चीज़ से बन सकते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसने 1929 के अंदर इस चीज़ की खोज की थी। अब आगे बढ़ते हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, अगर हम इनकी मैन्युफैक्चर की बात करें तो किस स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम उगा के इन एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि अगर हमें पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करना है तो पेनिसिलियम नाम के फंगस को हमें ग्रो करवाना पड़ेगा और उससे हम उस एंटीबायोटिक को फॉर्म कर सकते हैं, और वो जो है बहुत सारी बीमारियां को क्योर करने में हमारी हेल्प करती है। अब आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पाउल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर तो इन डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया का असर रोकने के लिए हम इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते ही हैं। एनिमल्स के अंदर भी और इवन प्लांट्स के अंदर भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में दिया गया है कि हमें एंटीबायोटिक्स को कैसे लेना चाहिए। हमें किसी भी एंटीबायोटिक या फिर मेडिसिन को लेने के लिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को लेना चाहिए। हमें किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शन की हेल्प से ही किसी एंटीबायोटिक को कंज्यूम करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। और अगर हमने किसी रॉन्ग डोजेज में या फिर अगर आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है फिर भी आप उसको कंज्यूम कर रहे हो तो वो भी आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको सेम बीमारी हुई, सेम अगर उस एंटीबायोटिक की ज़रूरत हुई तो वो आपके शरीर के ऊपर काम नहीं करेगी। सो इसीलिए आपको सोच समझ के और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दवाई को लेना चाहिए। तो हमने पढ़ा कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, किसी भी बीमारी को ट्रीट करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं, लेकिन तब तक जब तक वो बीमारी कोज होती है बैक्टीरिया के द्वारा, एल्लिकी के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या फिर फंगस के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी वायरस के द्वारा कोज की गई बीमारी के बारे में, जैसे कि कॉमन कोल्ड या फिर इन्फ्लुएंजा या फिर कॉमन फ्लू, तो वो जो बीमारी है हम उसको एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो वायरसेस के द्वारा कोज की जाती है और वायरसेस जो होते हैं उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। इसीलिए आज तक जो वायरसेस के ऊपर काम कर सके ऐसी एंटीबायोटिक्स नहीं बनी है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि जो वायरसेस हैं उनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इंस्टेड वे सराउंड होते हैं एक प्रोटीन कोटिंग के द्वारा, एक प्रोटीन के थिक लेयर के द्वारा वे सराउंड किए जाते हैं।
तो इसीलिए जो एंटीबायोटिक्स होती है वो उसके द्वारा रेसिस्टेंट की जाती है। एंटीबायोटिक्स उस प्रोटीन कोटिंग के ऊपर काम नहीं करती और जो वायरसेस उसके अंदर हैं वो बच जाते हैं। और इसका दूसरा कारण क्या है? म्यूटेशन। जो वायरसेस होते हैं वो रैपिडली म्यूटेट करते हैं, वो अपने स्ट्रक्चर को रैपिडली चेंज करते हैं, जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक है, मान लिया वे किसी एक म्यूटेटेड फॉर्म के लिए काम करते हैं, वही वे किसी दूसरे म्यूटेटेड फॉर्म के लिए काम नहीं करेंगे। दूसरे म्यूटेटेड फॉर्म के लिए वे रेसिस्टेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए वायरसेस के ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होता है? तो वैक्सीन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वो फर्दर कुछ एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। मतलब कुछ एंटीबॉडीज़ की जो फॉर्मेशन है उसमें हमारी हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। तो नॉर्मल केस के अंदर क्या होता है? तो नॉर्मल केस में होता क्या है, जैसे कि ये हमारी बॉडी है, जब भी कोई डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया या फिर कोई भी फंगस हमारे शरीर के अंदर जब भी एंटर करता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बारी हमारे शरीर के अंदर जब एंटर कर रहा है, तो ये एक ट्रायल एंड एरर केस है। तो हमारी बॉडी सीख रही है कैसे उसके द्वारा कैसे हम उससे अपने शरीर को बचाएं, कैसे हम अपने शरीर की उससे रक्षा करें। तो हमारी बॉडी ट्रायल एंड एरर से कुछ एंटीबॉडीज़ बना देती है और वो एंटीबॉडीज़ उसकी ग्रोथ में प्रिवेंट करती है। मतलब जो भी वायरस या फिर कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंटर किया है, तो ये एंटीबॉडीज़ उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करती है, उनको किल करने में हमारी हेल्प करती है। तो हम एंटीबॉडीज़ बोल रहे हैं, तो एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं? तो एंटीबॉडीज़ ऐसे प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो भी किसी भी इन्वेडर जैसे कि माइक्रोब उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करती है, उसको किल करने में हमारी हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ कि कोई भी जब डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब हमारे शरीर के अंदर जब एंटर किया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हमारे शरीर ने कुछ एंटीबॉडीज़ बनाई और उसको किल करके उसको भगा दिया। लेकिन जब दोबारा वही एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर के अंदर जब एंटर करती हैं, वही जो माइक्रोब है, डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है, तो हमारी बॉडी को याद रहता है कि पिछली बार ये वाला माइक्रोब आया था, तो हमने उसको किल करके भगाया था। तो सेम एंटीबॉडीज़ हमारा शरीर बनाता है और उसको किल करने में हमारी हेल्प करता है। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ? फर्स्ट केस में हमारे शरीर को टाइम ज़्यादा लगा, ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगा हमारी बॉडी को, ताकि हम सीख रहे हैं कि हम उन माइक्रोब्स को कैसे हटाएं, उन माइक्रोब्स को कैसे किल करें। लेकिन दूसरे केस के अंदर टाइम कम लगता है, क्योंकि हमारे शरीर को पहले से पता होता है, हमारे शरीर को याद रहता है कि पहली बार जब माइक्रोब आया था तो हमने उसको कैसे किल किया था। तो दूसरी बार हमारे शरीर को टाइम कम लगता है उन्हीं एंटीबॉडीज़ को बनाने में और उस माइक्रोब को किल करके भगाने में। तो ये जो था वो बेसिक प्रिंसिपल था किसी भी वैक्सीन का, कि वैक्सीन कैसे काम करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। तो दूसरे केस में हमारे शरीर को याद रहता है, हमारी बॉडी को रिमेंबर होता है कि कैसे हमने पहले टाइम पे उस माइक्रोब को कैसे भगाया था, कैसे उससे फाइट की थी। इफ़ डेड और वीकन्ड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। तो अब वैक्सीन कैसे काम करती है? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा शरीर है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर के अंदर वैक्सीन के रूप में कुछ वीकन्ड यानी कि कुछ कमज़ोर या फिर डेड माइक्रोब्स को डाल देते हैं, ताकि हमारा शरीर उन माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज कर सके कि ये कौन सा माइक्रोब है और हमें कौन सी टाइप की एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट बनानी है। तो हमारा शरीर फर्स्ट टाइम पे इनके लिए एंटीबॉडीज़ बना देता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ बना देता है। लेकिन जो ये फर्स्ट टाइम पे हमने वैक्सीन डाल ली थी, जैसे कि हमने कोविड वैक्सीन के बारे में सुना था कि हम कोविड वैक्सीन को हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, वो बीमारी करने से पहले हम उसको हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली कोविड की जो वैक्सीन थी उसके अंदर था क्या? उसके अंदर जो डेड और वीकन्ड माइक्रोब था वो था,
डेड और वीकेंड कोविड का वायरस था। तो जैसे ही हमने उस वैक्सीन को हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किया तो हमारी बॉडी ने उस वायरस को रिकॉग्नाइज कर लिया, या फिर किसी भी माइक्रोब को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया और हमने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी। तो ये तो था हम फर्स्ट टाइम पे जिसमें हमने डेड माइक्रोब्स या फिर वीकेंड माइक्रोब्स को हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किया, जिससे कि हमारा शरीर उनको रिकॉग्नाइज कर सके और उनके अगेंस्ट पहले से ही एंटीबॉडीज बनाकर तैयार रख सके। लेकिन जब सच में असली वाला जो वायरस है, असली वाला माइक्रोब हमारे शरीर के अंदर सेकंड टाइम पे एंटर करता है, तो हमें खतरे की कोई बात नहीं है। हमने पहले से ही उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बना रखी है। हमने उससे लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए हमारे शरीर के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ बनी हुई है। जब दूसरी बार वही जो माइक्रोब है, डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है, तो हमारे शरीर के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ बनी हुई है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिकॉग्नाइज करने में और एंटीबॉडीज़ को बनाने में। तो हम जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और जल्दी जल्दी उसके फाइट करेंगे। तो जैसे ही हम उससे फाइट करते हैं तो उसको किल कर देते हैं और वो जो डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है या फिर वो मर जाता है। तो इस तरह जो वैक्सीन है वो काम करती है। तो फर्स्ट केस की जैसे हमने बात की, अगर हम समरी के रूप में बात करें, हमने कोई भी वीकेंड या फिर डेड माइक्रोब डाला और हमारी बॉडी ने उसको रिकॉग्नाइज किया। हमारी बॉडी ने उसको रिकॉग्नाइज करके कुछ एंटीबॉडीज़ बनाई, और जो हमने डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब डाला वो कमज़ोर था, तो हमारे शरीर में ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, हमारे शरीर में ज़्यादा सिम्टम्स हमें नहीं दिखे। लेकिन तो सेकंड केस के अंदर टाइम कम लगता है और हम जल्दी जल्दी किसी भी माइक्रोब से या फिर किसी भी डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया से आसानी से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो ये था कैसे वैक्सीन काम करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स एवर। तो हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ थी वो रिमेन थी, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी और हम फ्यूचर के लिए किसी भी माइक्रोब से प्रोटेक्ट हो सकते हैं इस टेक्निक से। सो दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination। तो कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो ऐसी बीमारियों में आते हैं कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सब। तो एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है जिसका नाम है एडवर्ड जेनर। उन्होंने 1798 के अंदर पहली बार स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी के लिए वैक्सीन तैयार की थी। सो जो वैक्सीन्स होती है वो एक्सट्रीमली हेल्पफुल होती हैं। अगर हमें अपने आप को किसी भी डिजीज़ से बचाना है या फिर किसी भी डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया से बचाना है तो हमने वैक्सीन्स लेनी चाहिए ताकि हम अपने शरीर को बचा सकें। सो एक गवर्नमेंट भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर है, तो एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर बच्चों के अंदर पोलियो जो वैक्सीन था उसको इंजेक्ट किया गया था ताकि फ्यूचर में कोई भी पोलियो का माइक्रोब किसी बच्चे के अंदर एंटर करे तो उनके शरीर के अंदर वो एंटीबॉडीज़ पहले से तैयार हो, जिससे कि वो उस वायरस से या फिर उस बैक्टीरिया से फाइट कर सके। सो इसी कारण से वैक्सीन्स दी जाती हैं। सो पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन। तो जो पोलियो ड्रॉप्स आपने भी ली होंगी, जो पोलियो ड्रॉप्स दे जाती है बच्चों को, वो एक्चुअली एक वैक्सीन ही होती है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी एक फैक्ट की बात है, जो स्मॉल पॉक्स बीमारी है जिसकी वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने 1798 के अंदर डिस्कवर की थी, वो बीमारी आज के टाइम पे वर्ल्ड से कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। सो दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेज। तो अब तक तो हमने पढ़ा कि वैक्सीन जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होती है। अगर हमें अपने शरीर को किसी भी डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया या फिर किसी भी डिजीज़ कोजिंग कोई भी माइक्रोब से अगर बचाना है तो वो हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं।
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इनके अंदर बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे कि हमने वैक्सीन के केस में पढ़ा, जब हम डेड या फिर वीकन्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, जिससे कि हम एंटीबायोटिक्स या फिर वैक्सीन्स को बना सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल भी यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने पढ़ा मेडिसिनल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी के बारे में, कि सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।